अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वो सुपर पावर जिसका टाइटल अभी अमेरिका के पास है, वो टाइटल अनकरीब रशिया वापस लेने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि रशिया ऐसा क्या कर सकता है कि जिससे ये टाइटल वापस ले सके, क्योंकि रशिया अमेरिका से पहले सुपर पावर था। अमेरिका ने ही साजिश करके सोवियत यूनियन को तोड़कर सुपर पावर का टाइटल अपने पास रख लिया था। रशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन में ऐसी क्या चेंजेस आने वाली हैं जो इसको एक बार फिर से सुपर पावर बना देगी। नाज़रीन, गेट मोड ऑफिशियल्स की वीडियो देखने पर आपके बेहद मशहूर हैं। रशिया के पास ऐसी सीक्रेट नेचुरल फार्म मौजूद है जिसके जरिए वो एक बार फिर से सुपर पावर बन सकता है। रशिया इतना बड़ा है जो कि 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है कि इसके अंदर 19 पाकिस्तान, 8 सऊदी अरेबिया, 5 इंडिया और इसमें 204 अरब अमीरात जैसे मुल्क आसानी से आ सकते हैं। जहां अभी रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, वहां दूसरी साइड पर नेटो अलायंस के ममालिक इसके गिर्द घेरा तंग करते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखने वाले रशिया को कौन सी चीज सुपर पावर बनने से रोक रही है? ये तो हम सब जानते हैं कि रशिया एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रशिया के वस्त में जब सनराइज का टाइम होता है तो इसी वक्त रशिया के ईस्ट में रात का वक्त होता है। रशिया न सिर्फ एरिया में बड़ा है बल्कि इसकी जमीन के नीचे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस के रिजर्व भी मौजूद है। पूरी दुनिया में नेचुरल गैस रिजर्व में रशिया का पहला नंबर है, जबकि ऑयल रिजर्व में रशिया 8वें नंबर पर आता है। यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से रशिया की गैस पर डिपेंडेंट है, और अगर एवरेज निकाली जाए तो पूरे यूरोप में 40% गैस रशिया से ही जाती है। यानी अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सबसे बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल जमीन होने के साथ साथ रशिया वीट का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में वीट प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से ही जाता है, जो कि तकरीबन 18% है। रशिया का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से दोचार है। इसी वजह से एक तो रशिया की पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत कम है, और दूसरा रशिया की टोटल आबादी का 75% इस हिस्से में रहता है। ये एक ऐसा मसला है जिस पर रशिया सदियों से काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताहाल अभी तक नाकाम है। न सिर्फ रशिया की जमीन बल्कि इसकी कोस्ट लाइन भी अमेरिका की कोस्ट लाइन से काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ पर भी रशिया को कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। असल में ये कोस्ट लाइन जो कि तकरीबन सारा साल बर्फ से ढकी होती है, यानी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद ये रशिया के किसी काम की नहीं है। अब जाहिर है जिस मुल्क के पास जितना बड़ा समुंदर होगा वो इतनी ज्यादा कंट्री के साथ ट्रेड कर सकेगा, और ज्यादा ट्रेड का मतलब है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा, क्योंकि आखिरकार समुंदर ही वो जरिया है जिसके जरिए पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स इंतहाई कम कीमतों में पहुंचाई जा सकती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ कार्गो शिप्स का चलना न सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि ये काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया बड़ी मुश्किल से दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। रशिया फिल वक्त अपनी पूरी कंट्री की ट्रेड सिर्फ इन 3 पोर्ट्स के जरिए करने पर मजबूर है। इनमें से एक रशिया के ईस्ट में वाक़या व्लादिवोस्टोक पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पानी कई महीनों तक बर्फ बना होता है। लेकिन जब गर्मियों के सीजन में यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो रशिया के बहरी जहाजों को जापान के इस कंट्रोल्ड समुद्रों से गुजरना पड़ता है, और जापान अमेरिका नेटो का एक बहुत मजबूत अलाइड पार्टनर है। नेटो कई मुल्कों के दरमियान एक ऐसा इत्तेहाद है जो रशिया से बचने के लिए बनाया गया है। यानी अगर किसी भी नेटो कंट्री पर रशिया ने हमला करने की कोशिश की तो बाकी तमाम नेटो कंट्रीज मिलकर इसका साथ देंगी। दूसरी तरफ रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है, और यहाँ भी वही मसला है। साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ होती है, और सीजन में बहरी जहाजों को इन तमाम मुल्कों के सामने से होकर गुजरना पड़ता है, जो सब नेटो और अमेरिका के या तो मेंबर है या अलाइड पार्टनर। तीसरे नंबर पर बचता है नोवोरोसिस्क पोर्ट, जो रशिया के साउथ में वाक़या ब्लैक सी पे मौजूद है। यहाँ बर्फ का तो इतना मसला नहीं है, लेकिन बहरी जहाजों को तुर्की के पास से इंतहाई तंग जगह से होकर गुजरना पड़ता है।
है, यानी यहाँ भी रशिया खुलकर ट्रेड नहीं कर सकता। बेशक रशिया और तुर्की के रिलेशन अब काफी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन तुर्की बहरहाल नेटो का ही मेंबर है, यानी रशिया पर खतरे की घंटी यहाँ भी बजती रहती है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी रशिया को ट्रेड करने के लिए इन पोर्ट्स पर पहले तो ठीक मौसम का इंतजार करना होता है और फिर अपने दुश्मन नेटो पार्टनर्स के रहमो करम पर वहां से गुजरना होता है। लेकिन इसके बावजूद जीडीपी रैंकिंग में रशिया 11वें नंबर पर खड़ा है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो किसी भी कंट्री में मौजूद तमाम लोगों की कंबाइंड इनकम को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी रैंकिंग से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन ये किसी भी कंट्री के पावर जानने का वाहिद तरीका नहीं है। जीडीपी से हटकर अगर मिलिट्री पावर की बात की जाए तो रशियन मिलिट्री के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, अमेरिका से भी कहीं ज्यादा। नाजरीन, एग्रीकल्चर से लेकर नेचुरल गैस तक और कीमती मिनरल्स की माइनिंग से लेकर रशिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से तकरीबन तमाम सेक्टर में ही रशिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 50 या 60 सालों के बाद रशिया एक बार फिर से वर्ल्ड सुपर पावर बनकर उभरेगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब में ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।